सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज एथिक्स के अंतर्गत हम ना सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आज दिया गया था, बल्कि साथ ही एक सब टॉपिक जो एथिक्स के सिलेबस के अंतर्गत है उसे भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो फ्रेशर्स हैं उन्हें भी ठीक ठाक तरीके से चीज़ें समझ में आ सके कि किस तरीके से एथिक्स के पेपर को अप्रोच किया जाए। देखिए, जो आज का क्वेश्चन है पहले वो समझ लेते हैं, और यदि आपके पास ये प्रश्न नहीं है तो प्रश्न डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है वीडियो के अंतर्गत, आप वहाँ से इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज़ वीक एंड यूजलेस, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज़ डेंजरस एंड ड्रेडफुल। यानी सत्यनिष्ठा ज्ञान के बिना कमज़ोर व बेकार है, किंतु ज्ञान सत्यनिष्ठा के बिना भयानक व खतरनाक है। आप इस कथन से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? एक्सप्लेन योर स्टैंड विथ इलस्ट्रेशन फ्रॉम द मॉडर्न कंटेक्स्ट। तो देखिए, जो भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे सबसे पहले तो ये समझिए मॉडर्न कंटेक्स्ट से होने बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि आपने अकबर बाबर के ज़माने के उदाहरण दे दिए, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी ने सीधा आपको बोल दिया है कि मॉडर्न कंटेक्स्ट से ही चाहिए एग्जाम्पल्स। और ये क्वेश्चन CSE 2014 में आया हुआ है, CSE मेंस एग्जामिनेशन 2014 का प्रश्न है। तो प्रश्न के देखिए दो पार्ट है। इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज़ वीक एंड यूजलेस, ये एक डायमेंशन है, और दूसरा डायमेंशन है कि नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी। इस दोनों ही पार्ट को आपको ठीक ठाक तरीके से समझाना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट सीधा पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन योर स्टैंड विथ इलस्ट्रेशन फ्रॉम द मॉडर्न कंटेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन को हम बाद में डील करेंगे, पहले हम आज का जो सब टॉपिक है उसे समझ लेते हैं। आज का सब टॉपिक है कि रोल ऑफ फैमिली इन बिल्डिंग एथिकल वैल्यूज़, या परिवार की क्या भूमिका होती है किसी व्यक्ति में नैतिक मूल्य के विकास के अंतर्गत। देखिए, ये क्वेश्चन कभी डायरेक्टली एकदम से पूछा तो नहीं गया है यूपीएससी में, लेकिन हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि परिवार की क्या भूमिका होती है या फैमिली का क्या रोल है किसी भी पर्सन के अंतर्गत एथिकल वैल्यूज़ के डेवलपमेंट में। देखिए, परिवार कई तरीके से भूमिका निभाता है, उदाहरण के तौर पर। और जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि रोल ऑफ फैमिली क्या है, रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, रोल ऑफ सोसाइटी क्या है, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप जब उदाहरण दें एक्सप्लेन करते हुए, तो एटलीस्ट एक से दो उदाहरण अपने निजी जीवन का दें, पर्सनल वैल्यूज़ बताएं कि किस तरीके से एजुकेशन, सोसाइटी या फैमिली ने आपके अंतर्गत वैल्यूज़ डेवलप करने में मदद की है। तो देखिए, परिवार किस तरीके से डेवलप करता है किसी भी एक छोटे बच्चे के अंतर्गत या व्यक्ति के अंतर्गत जो नैतिक मूल्य होते हैं उन्हें। तो यदि आप देखें सोशल वैल्यूज़ जो होती है, जैसे मैं अपने उदाहरण बताता हूँ यहाँ पर। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि किस तरीके से जो ट्रैफिक रूल्स है उनका पालन करना है, ठीक है। इसी तरीके से मुझे ये समझाया गया कि जो कचरा है उसे किस तरीके से आपको रिसाइकल करना है। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ वो सोशल एथोज़ हैं, जो समाज के मूल्य होते हैं, जो समाज चाहता है कि एक व्यक्ति के अंतर्गत होने चाहिए। तो ये मुझे मेरे परिवार से सीखने के लिए मिला। मतलब जब भी मैं अपने पिताजी के साथ बचपन में मार्केट जाता था, बाज़ार जाता था, सब्जियां खरीदने जाता था, तो पिताजी स्कूटर चलाते रहते थे, मैं स्कूटर के पीछे बैठा रहता था। तो वो मुझे हमेशा सिखाते थे कि किस तरीके से एक गाड़ी को हमेशा धीरे चलाना है, कम स्पीड पर चलाना है, और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है। इसी तरीके से हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ कोई इस तरीके का निजी उदाहरण होगा, उसे लेकर आए। सोशल वैल्यूज़ सीखने के लिए मदद करते हैं परिवार। उसी तरीके से एनवायरमेंटल वैल्यूज़ भी सीखने में मदद करते हैं। जैसे कि मेरी माता को काफ़ी शौक़ है गार्डनिंग का, तो वो हमेशा मुझ में और मेरे भाई के अंतर्गत जो पेड़ पौधे हैं उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति समानुभूति, जो एम्पैथी, कंपैशन होता है, वो डेवलप करने की हमेशा कोशिश करती हैं। वो चाहती है कि हम दोनों भी इस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं उनके प्रति एक लगाव महसूस करें। तो ये एनवायरमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पर रिसाइकल है, तो रिसाइकलिंग का कंसेप्ट भी मैं इस पर्टिकुलर उदाहरण में लेकर आ सकता हूँ कि वो एनवायरमेंटल एथोस हमारे अंदर डालने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से कुछ रिलीजियस एथोस भी होते हैं, यानी कि धार्मिक जो मूल्य होते हैं, जैसे कि सभी धर्मों का सम्मान करने का जो भाव है। जैसे मेरे दादाजी ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी कि गीता तो पढ़नी ही पढ़नी है,
इसी के साथ साथ जो अन्य धर्मों के ग्रंथ हैं वो भी पढ़ना है। तो जब मैं दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन कर रहा था तो वहाँ पर मैंने कुरान ली, कुरान पढ़ी। इसी तरीके से बाइबल मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जो उसका जिस्ट होता है या जो समरी होती है वो मैंने पढ़ी है। तो ये जो कुछ चीज़ें थी, ये जो मूल्य हैं, वो मुझे मेरे दादाजी से मिले हैं। तो ये एक रिलीजियस एथोस है जो परिवार भूमिका निभाता है हमारे अंदर डेवलप करने में। इसी तरीके से कल्चरल एथोस होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल एथोस, कल्चरल वर्च्यूज़। तो वो किस तरीके से, जैसे कि बचपन में जब भी सैटरडे संडे होता था तो जो मेरे पिताजी हैं वो हमें कहीं ना कहीं किसी हिस्टोरिकल प्लेस में लेके चले जाते थे। तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये हमने बहुत देखे हैं, बहुत घूमे, और यहाँ से जो हमें मूल्य मिले हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर का बचाव करना है, उन्हें अच्छे से संरक्षित करना है और भावी पीढ़ी को भी उसके महत्व के बारे में समझाना है। तो कल्चरल एथोस के डेवलपमेंट में भी परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरीके से जो नेशनल स्पिरिट होती है या राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है हमारी, गर्व की भावना, पेट्रियाटिज्म जैसे बोलते हैं, या राष्ट्र सेवा की जो भावना होती है, वो भी, उसके भी डेवलपमेंट में परिवार प्रमुख भूमिका निभाता है। किस तरीके से, जैसे जो राष्ट्रगान था वो स्कूल से पहले मुझे मेरी माता जी ने ही सिखाया था घर पर। जो नेशनल एंथम होता है, इसी तरीके से ये भावना भी लेकर आई गई हमारे अंतर्गत, मेरे और मेरे भाई के अंतर्गत, हमारे परिवार के द्वारा, विशेषकर माता पिताजी के द्वारा, कि हमेशा हमारा राष्ट्र, यदि कभी कभी भी हमने ये चीज़ सुनी कि राष्ट्र के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी कर रहा है, तो यदि वो नकारात्मक टिप्पणी जैसे कमियां दर्शा रहा है तो ठीक है, कमियां खोजो, क्यों कमियां हैं, और उसे दूर करने की कोशिश करो। लेकिन यदि कोई गलत तरीके से नकारात्मक टिप्पणी कर रहा है देश के प्रति, तो बिल्कुल चुप नहीं रहना है, अच्छे से खड़े होकर अपने देश को डिफेंड करना है। तो ये जो वैल्यू है नेशन सर्विस या फिर जो नेशनल स्पिरिट की जो वैल्यू है वो हमें सिखाई गई। इसी तरीके से एक ग्लोबल एथोस भी होता है, जिसे हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है हमारे हमारे समाज में जो चलती है और जो हमारे राष्ट्र में चलती है, वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है, वो भी परिवार ही हमारे अंतर्गत लेकर आता है। जब हमें ये सिखाया जाता है कि सारे राष्ट्र में जितने भी व्यक्ति हैं वो हमसे अलग नहीं हैं, बिल्कुल हमारे समान ही हैं। तो इस प्रकार की कुछ भावना जब हमारा परिवार हमारे अंतर्गत लेकर आता है तो उससे हमारे अंदर ग्लोबल एथोस की जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप होती है। तो आप भी इस तरीके से जो आपके निजी जीवन के अनुभव है उसे लेकर आइए यहाँ पर, क्योंकि जो रोल ऑफ फैमिली है, यदि आप यहाँ पर लिख देंगे गांधी जी या लिंकन, उसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, एकदम सही होगा सारा उत्तर आपका। लेकिन जो इम्पैक्ट आपके पर्सनल एग्जाम्पल से पड़ेगा वो कहीं ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। गांधी जी को उनकी माता ने ये सिखाया, लिंकन को उनके पिताजी ने ये चीज़ सिखाई, तो वो उदाहरण कभी कभार के लिए ठीक होते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि एथिक्स में एटलीस्ट आप अपने निजी जीवन के यदि उदाहरण लेकर आएंगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा आपके उत्तर पढ़ने में, और जितना इंटरेस्ट आप डेवलप कर पाएंगे एग्जामिनर के अंतर्गत उत्तर पढ़ने के दौरान, उतने ही नंबर आपके बढ़ेंगे। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ अब आप जाके इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और अपने निजी जीवन से जुड़े हुए उदाहरण सोचिए कि किस तरीके से आप उदाहरण लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब आज के प्रश्न को डील करते हैं। आज का जो प्रश्न था कि इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज़ वीक एंड यूजलेस, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज़ डेंजरस एंड ड्रेडफुल। सत्यनिष्ठा ज्ञान के बिना कमज़ोर व बेकार है, किंतु ज्ञान सत्यनिष्ठा के बिना भयानक व खतरनाक है। तो इसे देखिए, आंसर जो है या उत्तर जो है उसे किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन कुछ बच्चों ने क्या किया है, जैसे मैं आंसर्स पढ़ रहा था तो कुछ बच्चों ने सीधा इंटीग्रिटी की डेफिनेशन बताई है, सत्यनिष्ठा की डेफिनेशन के साथ शुरुआत की है उसकी। ये एक शुरुआत हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एक शुरुआत ऐसे जो जब स्टेटमेंट्स आते हैं आपको डायरेक्टली कि स्टेटमेंट का मतलब बताइए, तो आप सीधा सीधा स्टार्ट कीजिए स्टेटमेंट के मतलब को बताना। जब ये पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, तो सीधा एक पंक्ति में आप ये बता सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, जो पंक्ति है, वो किस तरीके से इंटीग्रिटी और नॉलेज, ज्ञान और सत्यनिष्ठा के रिलेशन या संबंधों को दर्शा रही है, कि कितने ये दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो जाते हैं, उनका इम्पॉर्टेंस क्या है एक दूसरे के लिए। यही इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से सामने नज़र आता है। कुछ बच्चों ने, जब मैं आंसर्स देख रहा था, कुछ एस्पिरेंट्स ने पर्टिकुलरली जिस
थिंकर का ये कोट है, उन थिंकर का नाम भी लिखा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यदि आपको थिंकर का नाम पता है तो आप बिल्कुल थिंकर का नाम लिखिए। यदि थिंकर का नाम नहीं पता है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप कोई एथिकल थ्योरी ले आइए किसी की, गांधी जी की ले आइए, बुद्ध की ले आइए, कांट की ले आइए, रूसो के ले आइए, वोल्टेयर की ले आइए, किसी की भी ले आइए और उसे जोड़िए। अगर उन्होंने ऐसा कुछ चीज़ें कही है कि किस तरीके से सत्यनिष्ठा बहुत ज़रूरी हो जाती है इंसान के विकास के लिए, तो उस तरीके से आप जोड़ सकते हैं यदि आपको थिंकर का नाम याद नहीं आ रहा है कि ये किसने स्टेटमेंट कहा है। इसके पश्चात आइए आप मेन बॉडी में। देखिए मेन बॉडी को किस तरीके से अप्रोच करना है। कुछ एस्पिरेंट्स ने क्या किया कि डायरेक्टली उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उसके पश्चात सीधा उस आंसर उस स्टेटमेंट को ही और उन्होंने एलाबोरेट कर दिया। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए बेहतर तरीका क्या होगा इस आंसर को लिखने का, क्योंकि इस आंसर में दो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस। तो आप पहले इसे समझाइए, सब हेडिंग दीजिए इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज। तो आप यहाँ पर बताइए किस तरीके से कमज़ोर या यूजलेस हो जाती है। ये इस तरीके से कमज़ोर है, अगर नॉलेज आपके पास नहीं है और केवल सत्यनिष्ठा ही है तो आपको यही चीज़ समझ में नहीं आएगी कि सत्यनिष्ठा का उपयोग किस तरीके से किया जाए। अगर सत्यनिष्ठा का उपयोग करना है तो ज़रूरी हो जाता है आपको पता चले कि वो उसे किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाए, उसके लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए यदि आप लोगों ने स्कैम देखा है, स्कैम 1992 एक वेब सीरीज़ थी, इसके अंतर्गत जो हर्षद मेहता, क्योंकि ये हर्षद मेहता के स्कैम पर वेब सीरीज़ बनाई गई है, तो जो हर्षद मेहता थे वो एसबीआई के चेयरमैन को, चेयरमैन नहीं था, एसबीआई के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे, लेकिन उन्हें वो अपने बहकावे में लेकर आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे उनके उनके पास तो नॉलेज है। देखिए नॉलेज और एजुकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कबीर के पास एजुकेशन नहीं थी लेकिन वो नॉलेजेबल थी। लेकिन यहाँ पर एसबीआई जो चेयरमैन है, जो चेयरमैन नहीं है, एसबीआई के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं जो हर्षद मेहता के लिए लोन सैंक्शन करते हैं, तो उनके पास एजुकेशन तो है लेकिन नॉलेज नहीं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हर्षद मेहता उन्हें किस तरीके से अपने झांसे में फंसा रहे हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे उदाहरण दे सकते हैं हर्षद मेहता स्कैम के अंतर्गत किस तरीके से, या वर्तमान समय में जैसे जो चंदा कोचर का स्कैम हुआ था, या फिर जो पीएनबी में स्कैम हुआ था, उसमें भी किस प्रकार से कई सबॉर्डिनेट अधिकारियों ने, जो भले ही ऑनेस्ट होंगे लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से उनका इस्तेमाल गलत तरीके से या गलत जगह पर उनका उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज किस तरीके से खतरनाक या यूजलेस या वीक है। और उसके पश्चात अब आप ये बताइए कि हाउ नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी, ये तो मुझे लगता है काफ़ी बच्चों ने या काफ़ी एस्पिरेंट्स ने ऑलरेडी डील कर दिया था ठीक ठाक तरीके से। नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी किस तरीके से डेंजरस या ड्रेडफुल है, वो ऐसे हो जाएगी क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, लेकिन आप में सत्यनिष्ठा नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो आप इस नॉलेज का गलत तरीके से उपयोग करेंगे। और सिंपल सी बात है, कई लोगों ने अच्छा उदाहरण भी दिए थे, जैसे टेररिस्ट होते हैं, ओसामा बिन लादेन का कुछ लोगों ने उदाहरण दिया, आप ऐसे उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं और इस तरीके से समझा दीजिए। फिर एक पैराग्राफ आप ऐसा भी लेकर आइए जहाँ पर आप ये समझाइए कि जब नॉलेज और इंटीग्रिटी दोनों ही साथ होगी तो क्या चीज़ें हो सकती है। आप बताइए कि व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डेवलप होगी, उसमें करेज और साहस होगा, और वो जो भी डिसीजंस लेगा, जो भी उसके निर्णय होंगे, वो कुल मिलाकर सारे के सारे जो निर्णय उसके रहेंगे वो समाज की भलाई के लिए ही रहेंगे। तो ये आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं और यहाँ पर उदाहरण दे दीजिए। जैसे आप उदाहरण लेकर आ सकते हैं ई श्रीधरन का या बाबा आमटे जी का, जिन्होंने इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए समाज की भलाई को किया है। और फिर उसके पश्चात अब एक निष्कर्ष दे दीजिए अच्छा सा कि किस तरीके से इंटीग्रिटी और नॉलेज को साथ में डेवलप किया जाए एजुकेशन के थ्रू ही, या जो भावी हमारे सिविल सेवा के अधिकारी हैं उनके अंतर्गत इसे कैसे डेवलप किया जाए, उसे आप 360 डिग्री ट्रेनिंग या 360 डिग्री इवैल्यूएशन के द्वारा कर सकते हैं। और ये हमारे समाज को एक प्रगतिशील और अधिक प्रॉस्पेरस बनाने में काफ़ी मदद करेगा। तो इस तरीके से आपका एक आंसर कंप्लीट होगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। हो सकता है आपके पास कोई डिफरेंट अप्रोच होगी, बिल्कुल आप उसे भी अपना सकते हैं, लेकिन ऐसे डायमेंशंस आने ज़रूरी हैं किसी भी एक आंसर में। तो यदि कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर रेज़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।